नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल सनराइज स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र पर पहले ही हमने 2 वीडियो बना दी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक से। तो जो हमारी 2 वीडियो है उसमें हमने पहले ही माउथ से लेकर अमाशय तक पाचन तंत्र पढ़ा दिया है। तो जाकर देखिए, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप हमारी वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छी लगेगी आपको, और अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब हमने मुंह से लेकर अमाशय तक पढ़ लिया था। अब बात आती है छोटी आंत की, कि जब भोजन अमाशय से छोटी आंत में आता है तब भोजन को क्या कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब भोजन अमाशय से छोटी आंत में आता है तब उसको कहा जाता है काइम। तब उसको कहा जाता है काइम। इसी प्रकार जब भोजन ग्रास नली से अमाशय तक आता है तब उसको कहते हैं मोलस। तब उसको कहते हैं मोलस। तथा जब यह भोजन पूरी आंत में ट्रेवल कर बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में एंटर करता है, तब इसको कहते हैं काइल। उम्मीद है आप ये तीनों टर्म समझ गए होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि हमें छोटी आंत पढ़ना है, उसके बाद बड़ी आंत, ठीक है। और ये लीवर, जो गोल ब्लैडर, ये सब हम अलग अलग से पढ़ेंगे। बाकी इनके अधिकतर हम वर्क यहीं पर बता देंगे, इनके अलग से भी ग्रंथियों में इसका जिक्र होगा, ठीक है। तो जो हमारी छोटी आंत है इसको हमने 3 भागों में बांटा है, यानी पहला भाग ग्रहणी, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम। ग्रहणी को ड्यूटेनम भी कहते हैं। अब जो हमारी ये ग्रहणी है इसी में सर्वप्रथम भोजन आता है अमाशय से। अब जो ये हमारी ग्रहणी है इसी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है, यानी किस अंग में होता है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन हमारी छोटी आंत में होता है। और अगर यहीं से क्वेश्चन निकाल कर पूछ लिया जाए कि छोटी आंत के किस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, तो सर्वाधिक पाचन होता है ग्रहणी में, ठीक है। क्योंकि ग्रहणी में गोल ब्लैडर से आने वाला पित्तरस, पैनक्रियास से आने वाला अग्नाशय रस इसमें आकर मिलता है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक पाचन होता है। अब ग्रहणी के एक भाग रहता है हमारा इलियम। ये इलियम है, ये जेजुनम है। जेजुनम में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का रस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बस खाली भोजन अवशोषित होता है। जो भोजन से चीजें अवशोषित होती है और यहाँ पर खाना केवल ट्रेवल करता है। अब बात आती है इलियम की, तो इलियम में से आंतरस निकलता है और जिससे भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है। तो भोजन का पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है। बात करें बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर पानी का और जैसे विटामिन आदि इन सब चीजों का अवशोषण होता है। चलिए अब धीरे धीरे पढ़ते हैं। बात करते हैं कि भोजन जब अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है तो उसको काइम कहते हैं। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, ठीक है। अब जो छोटी आंत की लंबाई पूछी जाती है कि छोटी आंत की लंबाई, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छोटी आंत की औसतन लंबाई होती है 7 मीटर। फीट में बात की जाए तो ये होती है 21 से 22 फीट। 21 से 22 फीट। बात की जाए पुरुषों की, तो पुरुषों में छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर होती है, और की जो छोटी आंत होती है वो कुछ थोड़ी बड़ी होती है। बात करें मृत्यु के बाद, तो मृत्यु के बाद ये छोटी आंत की लंबाई 10 से 11 मीटर हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम जिंदा रहते हैं तभी हम अपने अंगों पर या आदि अंगों पर कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी मृत्यु के बाद हमारा किसी भी अंग पर कंट्रोल नहीं होता, इसलिए छोटी आंत ये सब फैल जाती है, इनका आकार बढ़ जाता है। अब बात करते हैं ग्रहणी। तो ये क्योंकि हमने इसको 3 भागों में बांटा है, तो पहले हम ग्रहणी पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रहणी में ही पित्ताशय रस और अग्नाशय रस आकर मिलता है। तब ग्रहणी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्रहणी में 2 रस आकर मिलते हैं, पित्तरस और अग्नाशय रस। अब जो ये पित्तरस होता है इसमें से क्या, इसको पित्तरस को इंग्लिश में बाइल जूस कहते हैं। तो इसकी प्रकृति अक्षारीय होती है, इसका pH मान 7 से 8 के बीच में रहता है। अब चूंकि हमने बताया था कि अमाशय में भोजन बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाता है, क्योंकि अमाशय की दीवारों से HCl इसमें निकलता है, और जो जठर रस होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए यहाँ पर खाना बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाता है। अगर इतना अम्लीय खाना हमारी आंतों तक पहुंच जाए तो हमारी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए उसको न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है, तो उसका जो हमारा अमल है उसको, जो उसका असर है उसको समाप्त करने के लिए इसमें बाइल जूस मिलता है, जिसका मान होता है 7 से 8 अक्षारीय होता है, तो उसको न्यूट्रल कर देता है। अब देखते हैं पित्तरस हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, यानी पाचन में किस प्रकार भाग लेता है। तो प्रतिदिन
जो पितरस है वो 600 से 800 ml बनता है। कहां पर बनता है? यकृत में बनता है। किस प्रकार बनेगा वो सब चीज यहाँ पर बताएंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसमें दो प्रकार के पित्तवर्णक पाए जाते हैं। तो पहला बिलीरुबिन जो पीला होता है, दूसरा बिलीवर्डिन ये होता है हमारा हरा। अब ये दो प्रकार के पित्तवर्णक इसमें पाए जाते हैं। और पितरस का जो कार्य होता है वो होता है वसा का तोड़ना, वसा का इमल्सीकरण करना। आपने देखा होगा कि जो तेल होता है वो जल्दी से पानी में घुलता नहीं, क्योंकि हम पानी भी पीते हैं और उसमें हमारे जैसा फैट वगैरह चीजें रहते हैं, घी वगैरह, तेल वगैरह, तो वह सब चीजें इसमें सही से घुल नहीं पाती। तो उसको सही से घोलने का काम करता है पितरस। पितरस उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से घोल देता है हमारे खाने में, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। अब उसमें से जो वसीय अम्ल है वो निकालना आसान हो जाता है। अब देख लेते हैं बाइल जूस हमारे शरीर में किस प्रकार बनता है। आप सभी को पता है हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। तो लाल किसकी वजह से होता है? आरबीसी की वजह से। और आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? तो आरबीसी का कार्यकाल होता है 120 दिन, यानी 120 दिन तक आरबीसी ब्लड में तैरती रहती है। उसके बाद ये जब मर जाती है तो स्प्लीन में आकर एक स्टोर हो जाती है। इसलिए स्प्लीन प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आइए कुछ अंग देख लेते हैं। जैसे लीवर है ये, और इसके पास ये रहता है हमारा पित्ताशय गोल ब्लैडर, बाद अमाशय। अब ये जो स्प्लीन और जो पेनक्रियाज है ये हमारे एकदम पेट के पीछे रहते हैं। अब ये नीले कलर में हमारी बड़ी आंत है और ये हमारे रेड कलर में छोटी आंत है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। अब चूंकि आरबीसी प्लीहा में आकर इकट्ठी हो जाती है, तब यहाँ से लीवर आरबीसी को निकालता है और उससे बाइल जूस यानी पितरस बनाता है। अब ये जो पितरस है ये हमारे फैट को पचाने में कार्य करता है। अब देखते हैं पितरस किस प्रकार बनता है। आप सभी को पता है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है, ये रहता है हीमोग्लोबिन। अब अगर हम हीमो और ग्लोबिन को अलग अलग कर दें, यानी ये हमारा हो जाएगा हीमो प्लस ग्लोबिन। अब ये ग्लोबिन है इससे बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड। अब इससे न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। अब बात करते हैं हीमो। अगर हीमो में से हमारा आयरन अलग निकल जाता है तब बचता है हमारा, इससे बनता है हमारा बिलीवार्डिन। बिलीवार्डिन। अब बिलीवार्डिन का ही तो दूसरा रूप होता है, वो होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन। अब यही बिलीरुबिन आकर इकट्ठा हो जाता है पित्ताशय में, और जब इसकी जरूरत पड़ती है तो चला जाता है ग्रहणी यानी छोटी आंत में, और जहां पर ये वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है यानी वसा का पाचन करता है। अब धीरे धीरे ये पूरी आंत में ट्रेवल करता है, और ये जो छोटी आंत है इसका अवशोषित कर इसको ब्लड में मिला देती है। यानी कुछ पार्ट इसका ब्लड में मिलता है जो हमारे वापस लीवर में भी जाता है, प्लस हमारे ब्लड में भी इसका कुछ भाग मिल जाता है। बाकी भाग जो ये आंत अवशोषित नहीं कर पाती वो हमारा बड़ी आंत से होता हुआ हमारे मल तक पहुंच जाता है, जिस कारण हमारे मल का रंग पीला हो जाता है। और इसका कुछ भाग ये जो ब्लड है ये किडनी को दे देता है, जिस प्रकार हमारे यूरिन का रंग भी पीला हो जाता है। इस प्रकार बिलीरुबिन हमारे शरीर से निकलता रहता है। अब बात करें अगर बिलीरुबिन हमारे शरीर में ज्यादा बनता है तब उसके यानी क्या क्या उसके दुष्प्रभाव होते हैं, आइए वो देख लेते हैं। अगर बिलीरुबिन हमारे शरीर में ज्यादा बनने लगे तो उसकी एक कंडीशन रहती है, जब हमारा लीवर इन्फेक्टेड होता है या इसमें कुछ संक्रमण होता है तब लीवर बहुत अधिक मात्रा में बिलीरुबिन बनाना शुरू कर देता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में बिलीरुबिन प्रोड्यूस करता है। अब बिलीरुबिन जब ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो आरबीसी ज्यादा मरेगी, और जब आरबीसी ज्यादा मरेगी तो हमारा जो ब्लड है उसमें बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो एक रोग होता है हमारा पीलिया। पीलिया क्या होता है? जब हमारे ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होती है तब हमारा शरीर पीला पड़ जाता है, हमारे ब्लड का रंग भी पीला हो जाता है, हमारा जैसे टॉयलेट वगैरह ये भी पीला हो जाता है, और हमारा जो मल है उसका भी रंग भी पीला हो जाता है। तब उसको जॉन्डिस यानी पीलिया रोग कहते हैं। अब इसे हेपेटाइटिस भी कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि जो हमारा लीवर है वो हमारा हिपेटिक सेल से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको हेपेटाइटिस भी कहते हैं। अब बात करते हैं, ये तो आपने देख लिया प्रोसेस इसका बनने का और किस प्रकार ये हमारे शरीर से निकलता है। अब आइए आगे बात करते हैं। ये तो हमने देख लिया अगर पितरस हमारे शरीर में ज्यादा बनता है और उसमें बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होती है तो उससे हमें हेपेटाइटिस यानी पीलिया हो जाता है। अब बात करते हैं अगर पितरस हमारे शरीर में कम बनता है तो उससे क्या होता है। आप देखिएगा जिन लोगों के पेट में पथरी हो जाती है यानी पित्त की थैली में पथरी हो जाती है तो डॉक्टर इसी को यहाँ से काटकर बाहर निकाल देता है, क्योंकि पितरस तो डायरेक्ट भी यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकता है।
अब डॉक्टर उनको कुछ चीजें खाने के लिए मना कर देता है, जैसे कि जो हमारी तली भुनी चीजें होती हैं, पकवान होते हैं, क्योंकि उनमें फैट की मात्रा अधिक होती है। अब डॉक्टर उन्हें कहता है कि अगर आप खाइएगा तो कम खाइएगा, रात को तो बिल्कुल मत खाइएगा, दिन में आप भले ही खा लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा अगर हमने फैटी चीज खा ली या ज्यादा तली भुनी चीज खा ली तो ये सही से इसको पचा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर वसा का सही से पाचन नहीं होगा, क्योंकि लीवर से यहाँ पर पित्तरस डायरेक्ट आने लगता है। तो यहाँ पर वसा तो पच जाएगी पर कम पचेगी, जिस तरह पहले पच जाती थी, क्योंकि जो हमारा इमरजेंसी में पित्ताशय काम आ जाता था और हम चाहे जितना भी फैट खा ले वो सब पच जाता था। पर यहाँ पर लीवर से बहुत कम मात्रा में पित्तरस यहाँ पर पहुंच पाता है, इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको तली भुनी चीज कम खानी चाहिए, यानी दूध वगैरह कम पीना चाहिए, क्योंकि दूध में भी हमारा फैट रहता है। तो वो दूध भी यानी उनकी लिमिट मात्रा में, उनको कहता है कि लिमिट मात्रा में आप उसका सेवन कीजिए, क्योंकि यहाँ से लीवर से लिमिट मात्रा में ही पित्तरस निकलता है। अब देख लेते हैं कि हमारे शरीर में पथरी कैसे बनती है। तो पथरी ज्यादातर दो जगह बनती है, जैसे पित्ताशय और किडनी, तो इन दोनों जगहों पर ज्यादातर पथरी बनती है। अब एक चीज आपने देखी होगी, जो व्यक्ति ज्यादा भूखे रहते हैं तो उन्हीं के शरीर में ज्यादातर पथरी बनती है। जैसे जो व्यक्ति ज्यादा भूखे रहते हैं या फिर टमाटर की मात्रा अधिक खाते हैं या चावल या पालक आदि इन सब चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं या नमक की मात्रा अधिक खाते हैं, तो उनके शरीर में अधिकतम जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है वो पित्तरस में, पित्त की थैली या फिर हमारे किडनी में इकट्ठा होता रहता है। और ये ज्यादा एक्टिव होता है जब हम नमक की मात्रा अधिक खाते हैं या फिर चावल, कच्चे चावल खाएंगे या फिर पालक मात्रा अधिक खाएंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट ज्यादा एक्टिव होकर यानी एक ठोस का रूप ले लेता है। इसी ठोस रूप को हम पथरी कहते हैं। अब ये पथरी जब हमारे इस पित्तरस में इधर उधर घूमेगी तो हमें असहनीय दर्द होता है। अगर ये पथरी हमारे पित्ताशय में है तब सिर्फ इसका एक ही इलाज है, इसको ऑपरेशन से निकाला जाता है। अगर ये पथरी हमारे किडनी में है तब इसका उपचार है, इसको दवाई से निकाला जा सकता है। तब इसका एक बहुत अच्छा उपचार है नींबू, यानी नींबू का रस निकालकर, नींबू की मात्रा अगर हम ज्यादा लेंगे तो ये पथरी घुल घुल कर पेशाब के रास्ते बाहर निकल आती है। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली पित्तरस की कि पित्तरस किस प्रकार भोजन का पाचन करता है। अब बात करते हैं अग्नाशय रस की कि अग्नाशय रस में से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं और वो किस प्रकार पाचन करते हैं। तब इसमें से 3 एंजाइम निकलते हैं अग्नाशय रस में से। ये होता है हमारा अग्नाशय रस, अग्नाशय रस। अब इस अग्नाशय रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे नंबर 1 ट्रिप्सिन, नंबर 2 एमाइलेज, और नंबर 3 रहता है हमारा ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब जो ये ट्रिप्सिन है जिसमें सीन की साउंड आती है वो अधिकतर प्रोटीन को ही पचाते हैं। अब ये क्या काम करते हैं इसको देख लेते हैं। हमने बताया था आपको कि पेट में भी प्रोटीन का पाचन होता है, यानी वहां पर एक रेनिन एंजाइम रहता है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, पर वह यानी सभी पूरी तरीके से प्रोटीन को नहीं पचा पाता, यानी पूर्ण रूप से प्रोटीन को पेप्टोन्स में नहीं बदल पाता। तो उधर से जो प्रोटीन आता है, यानी ऊपर से जो प्रोटीन आता है प्लस ऊपर से जो पेप्टोन्स आता है, प्रोटीन का पेप्टोन्स में यानी कन्वर्ट हो चुका होता है, तो ऊपर से जो हमारे 2 चीज आती हैं, प्रोटीन आता है प्लस पेप्टोन्स आता है, पेप्टोन्स। तो ये 2 फॉर्म होती है प्रोटीन की, प्रोटीन प्लस पेप्टोन्स। तो इन दोनों को यह पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। अब ये पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, तो पॉली आपने सुना होगा, पॉली यानी बहुत सारे, तो ये इसको बहुत सारे छोटे छोटे कोणों में तोड़ देता है, उसे वो कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। तब यहाँ पर आकर प्रोटीन बहुत मतलब छोटे टुकड़ों में टूट चुका होता है। अब बात कर लेते हैं एमाइलेज की। यह एमाइलेज स्टार्च को घुलनशील शर्करा में कन्वर्ट कर देता है, यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा, ये इसको घुलनशील शर्करा में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि यही घुलनशील शर्करा आगे जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। तो लेते हैं लाइपेज की। तो लाइपेज क्या काम करता है, उससे पहले आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस यहाँ पर आने वाली वसा को एकदम घोल देता है, यानी उसका इमल्सीकरण कर देता है। इमल्सीकरण मतलब छोटे टुकड़ों में टूटना। अब ये इसको और ज्यादा छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तो ये क्योंकि इसमें आकर मिलता है लाइपेज। अब लाइपेज क्या काम करता है ये उसको देख लेते हैं। क्योंकि ऊपर से आती है हमारी इमल्सीफाइड
इमल्सिफाइड वसा यानी घुलनशील वसा। अब इस घुलनशील वसा को यह कन्वर्ट कर देता है को ग्लिसरीन। यह इसको ग्लिसरीन में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आंतरस की कि किस प्रकार आंतरस द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो भोजन यहां से ट्रेवल कर इलियम भाग तक आ जाता है, तो यहीं पर भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। अब इसको यहां से देख लेते हैं, यानी हमारा ग्रहणी भाग है। इस ग्रहणी भाग में अब तक यानी पित्ताशय यानी पितरस द्वारा और हमारा अग्नाशय रस द्वारा पाचन हो चुका होता है। अब ये जो पचित भोजन होता है ये हमारा इलियम भाग में आता है। बात करते हैं जेजुनम। ये जो जेजुनम भाग होता है इसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। अब इलियम भाग से निम्न आंतरस निकलते हैं, यानी इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। ये 5 प्रकार के जो हमारे एंजाइम होते हैं ये निम्न चीजों का पाचन करते हैं। आइए उसको देख लेते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं इरेप्सिन की। हमने कहा था जिसमें भी सीन सीन की आवाज आती है तो समझो वो प्रोटीन का पाचन करेगा। अब चूंकि इस ग्रहणी भाग से प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के रूप में नीचे आता है, यानी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन होता है ये हमारे इलियम भाग में आता है, जहां पर इरेप्सिन इसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एमिनो एसिड। अब इस एमिनो एसिड की ही हमें आवश्यकता रहती है। इसी को इलियम जो हमारा ये छोटी आंत है इसको अवशोषित कर ब्लड में मिला देती है। ये बहुत छोटी छोटी फॉर्म होती है हमारे यानी प्रोटीन। बात कर लेते हैं लाइपेज की। चूंकि वसा का पाचन पहले ही ग्रहणी भाग में हो चुका होता है, यानी यहाँ पर इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो ग्लिसरीन है ये लाइपेज भाग में पहुंचती है, यानी लाइपेज के पास पहुंचती है। ये होता है हमारा यानी जो हमारी ग्लिसरीन है, ये ग्लिसरीन इस इलियम भाग में पहुंचती है और यहाँ पर पहुंचने के बाद लाइपेज इसे वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड इस फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है और हमें यही चाहिए होता है। अब ये बहुत छोटी छोटी फॉर्म होती है, इसको आराम से सोख लेता है हमारा जो ब्लड है उसमें आराम से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं माल्टोज की। यह माल्टेज को ग्लूकोज में यानी माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं सुक्रेज। तो यह सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज तथा प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं लैक्टेज की। तो यह लैक्टोज यानी ये शर्करा होती है हमारे दूध में रहती है, तो इस लैक्टोज को गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, तो इस प्रकार पाचन पूर्ण हो जाता है। तो अब तक जितना भी पाचन हुआ है आइए उसको एक सारणी के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो जो भी हमारा भोजन है उसमें से मुख्यतः 3 चीजें निकलती हैं, जैसे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तब इन दोनों का जो मुख्य इसमें ज्यादा चीजें होती है क्योंकि इनको पचाना मुश्किल रहता है, तब इन्हीं को देख लेते हैं। प्रोटीन, हम शुरुआत में प्रोटीन की मात्रा लेते हैं। तो प्रोटीन शुरुआत में यानी जब पेट में पहुंचता है, मांस में पहुंचता है, तो यहाँ पर एक एंजाइम रहता है रेनिन एंजाइम, जो इसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ये पेप्टोन्स पहुंचता है हमारे ग्रहणी भाग में, यानी इस ग्रहणी में अमाशय से ग्रहणी में पहुंचता है, तब ये यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पहुंचता है हमारे यानी इस वाले भाग में, तो इस भाग में यानी इलियम भाग में ये कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में। अब बात कर लेते हैं वसा। तो वसा का पाचन कैसे होता है? शुरुआत में हमने यानी फैटी चीज खाई होगी, वसा खाई होगी। उस वसा को सर्वप्रथम इमल्सिफाइड वसा में यानी वो वसा घुलनशील वसा में कन्वर्ट हो जाती है। कहां पर? ग्रहणी भाग में। अमाशय में इसका कोई पाचन नहीं होता। अब बात कर लेते हैं जब बाद में ये हमारे इस भाग में आती है, यानी इसमें जब अग्नाशय रस मिलता है तभी ये बन जाती है यानी इसको ग्लिसरीन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये आती है इलियम भाग में, तो इलियम भाग में ये वसीय अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें प्रोटीन से सिर्फ चाहिए था एमिनो एसिड और वसा से हमें चाहिए था वसीय अम्ल। तो ये बहुत छोटी छोटी फॉर्म होती है, ये हमारे ब्लड में आसानी से मिल जाती है।
यहाँ पर पाचन पूर्ण हो जाता है तो बाकी जो प्रोसेस होता है जैसे अवशोषण, स्वांगीकरण और बड़ी आंत में जिस प्रकार जल का अवशोषण होता है, इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज इसको यहीं पर रहने देते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब मिलते हैं अगले यानी नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर आपने अब तक बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो उसको प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि तभी आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।